कहानी को सुनाने के पीछे का हमारा मकसद बस इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाना है। हमारा मकसद किसी भी तरह के क्राइम और अंधविश्वास को बढ़ावा देने का नहीं है। कहानी में दिखाए गए किसी भी वीडियो और फोटोज के स्वामित्व का दावा हम नहीं कर रहे हैं। 24 नवंबर 1971 एक व्यक्ति ब्लैक सूट पहनकर और काला बैग लेकर एक जेंटलमैन की तरह अमेरिका के पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर पहुंचता है और टिकट काउंटर से फ्लाइट 305 जो कि बोइंग 727 प्लेन थी उसमें अपने लिए $20 में पोर्टलैंड से सिएटल की एक तरफा टिकट बुक कराता है। टिकट लेते टाइम वो अपना नाम डैन कूपर बताता है। ये वो टाइम था जब एयरपोर्ट्स पे डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में उतनी सिक्योरिटी नहीं होती थी, ना ही मेटल डिटेक्टर होते थे। बस आप टिकट लेकर फ़्लाइट की यात्रा कर सकते थे। इसलिए डैन कूपर अपने बैग को आसानी से प्लेन के अंदर ले जाने में सफल हो गया और अपनी सीट 18C जो कि सबसे पीछे वाली सीट थी वहाँ पर बैठ जाता है। 2:50 पर प्लेन पोर्टलैंड से उड़ती है और उड़ने के कुछ देर बाद कूपर अपने लिए बर्बन ड्रिंक और सोडा ऑर्डर करता है। उसके फ्लाइट का सफ़र सिर्फ 30 मिनट का ही था, इसलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए वो अपने प्लान में लग जाता है। डैन कूपर अपने नज़दीक खड़ी फ्लोरेंस स्कैफनर नाम की एक फ़्लाइट अटेंडेंट को पास बुलाकर उसे एक पर्ची देता है। पहले फ्लाइट अटेंडेंट को लगता है कि कूपर उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, इसलिए वो उस पर्ची को बिना पढ़े अपने पर्स में रख लेती है। लेकिन फिर कूपर उसकी तरफ झुककर धीरे से उसे वो पर्ची पढ़ने के लिए कहता है। उसमें लिखा था कि उसके पास बैग में बॉम्ब है और अटेंडेंट को उसके पास आकर बैठने के लिए कहा गया था। इसके बाद अटेंडेंट घबराकर उसके पास बैठ जाती है और ये कंफर्म करने के लिए कि वो सच बोल रहा है उसे बैग दिखाने को कहती है। तो कूपर अपना बैग खोलकर उसे दिखाता है। उसमें डायनामाइट के 4 रॉड पड़े थे। उसे दिखाकर कूपर अटेंडेंट से कहता है कि मुझे बस इस वायर को जोड़ना है और इतना करने से ही इस फ्लाइट में बैठे लोग एक झटके में हमेशा के लिए सो जाएंगे। अब ये सुन के अटेंडेंट उससे पूछती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए। इस पर कूपर अपनी मांग उसके सामने रखता है और कहता है कि उसे $2 लाख और 4 पैरासूट चाहिए, नहीं तो वो प्लेन को बम से उड़ा देगा और अगर उसकी मांग मान ली जाती है तो वो सभी यात्रियों को सुरक्षित जाने देगा। स्कैफनर डैन कूपर की मांगों को लेकर कॉकपिट में बैठे पायलट के पास पहुंचती है और पायलट कूपर की सभी मांगों को सिएटल के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर तक पहुंचाता है। ये खबर FBI और पुलिस तक पहुंच जाती है और उन सभी को पता चल जाता है कि ये प्लेन हाईजैक हो चुकी है। स्कैफनर जब वापस प्लेन में जाती है तो देखती है कि डैन कूपर काला चश्मा लगाकर बिल्कुल आराम से बैठा है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और अपना ड्रिंक पी रहा था और बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। इसी वजह से प्लेन में मौजूद यात्रियों को भनक तक नहीं लगती है कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। उधर यात्रियों की जान बचाने के लिए FBI द्वारा डैन कूपर की सब मांगों को मान लिया जाता है और वे चालाकी दिखाते हुए पूरे $2 लाख के बैग को $20 के नोटों से भरते हैं ताकि बैग ज़्यादा भारी हो सके, जिससे पैसे को लेके कूदने में कूपर को मुश्किल आए। साथ ही साथ उसे एक खास सीरियल नंबर वाले नोट दिए जाते हैं ताकि अगर वो जंप को सरवाइव कर जाए तो जब पैसे खर्च करे तो उस सीरियल नंबर से उसे पकड़ लिया जाए। 5:39 में प्लेन सिएटल के एयरपोर्ट पर लैंड करती है। उससे पहले कूपर ने पायलट को ऑर्डर दिए थे कि फ़्लाइट को तब तक लैंड नहीं कराना जब तक पैसे और पैरासूट्स का इंतजाम ना हो जाए। कूपर की मांग के पैरासूट और पैसे मिलने के बाद वो अपने वादे के मुताबिक सभी 36 यात्रियों को प्लेन से सुरक्षित उतरने देता है और उतरने के बाद यात्रियों को पता चलता है कि उनकी प्लेन हाईजैक हो चुकी थी। कूपर प्लेन में 2 पायलट, एक फ्लाइट इंजीनियर और एक फ्लाइट अटेंडेंट को रहने के लिए कहता है और प्लेन मैक्सिको के लिए उड़ान भरती है और FBI चालाकी से 2 अमेरिकी जासूसी जहाज़ों को प्लेन के पीछे लगा देती है ताकि वो कूपर वाले प्लेन को ट्रैक कर पाएं और जब कूपर छलांग लगाए तो उसके लोकेशन का भी पता चल पाए।
उड़ान के दौरान पायलट बताता है कि प्लेन में मैक्सिको पहुंचने जितना ईंधन नहीं है, तो कूपर उसे प्लेन को रेनो नेवाडा की तरफ ले जाने को कहता है और प्लेन को 10,000 फुट की ऊंचाई पर 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम उड़ने को कहता है। अब पायलट ने कहा कि इस एल्टीट्यूड में इतना कम स्पीड से उड़ाना संभव नहीं है, लेकिन कूपर कहता है कि ये पॉसिबल है, तुम बस मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। अब कूपर अटेंडेंट को कॉकपिट की तरफ जाने को कहता है ताकि वो जेट की सीढ़ियां खोल पाए। फिर अटेंडेंट को भी कॉकपिट पर बाकी लोगों के साथ रहने के लिए भेज देता है और कहता है कि दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना। 8 बजे के करीब एयर स्टेयर के खुलने के कारण कॉकपिट में वार्निंग लाइट जलने लगती है और कूपर पैसे और पैराशूट लेकर जहाज से कूद जाता है। अब कॉकपिट के अंदर से कूपर के पास वाले सीट पर रखे इमरजेंसी फ़ोन पर कॉल किया जाता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, जिसके कुछ देर बाद फ्लाइट को रेनो एयरपोर्ट पर लैंड करा दिया जाता है। 10:15 में खुले एयर स्टेयर के साथ बोइंग 727 प्लेन रेनो एयरपोर्ट पर लैंड करती है और प्लेन को पुलिस और FBI एजेंट्स द्वारा चारों तरफ से घेर लिया जाता है, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें पता चल जाता है कि डैन कूपर भाग चुका है। इसके बाद प्लेन की छानबीन की जाती है, जिसमें से कूपर के टाई का क्लिप और उसके मंगवाए गए 4 पैराशूट्स में से 2 पैराशूट और उसके द्वारा पिए हुए सिगरेट के बट्स और सीट से 2 हेयर के सैंपल मिलते हैं। कूपर बाकी के सभी सबूत को अपने साथ ले जाता है, जिसमें उसके द्वारा फ्लाइट अटेंडेंट को दिया गया लेटर भी शामिल था। कूपर को पकड़ने के लिए FBI द्वारा नॉर्जैक नाम से खोज शुरू की जाती है। अब आई विटनेस की मदद से कूपर का स्केच तैयार किया जाता है। लैंड किए गए इलाके के बहुत से किलोमीटर तक जंगलों और नदियों में कई महीनों तक खोज चलती है। बहुत से घरों की छानबीन की जाती है, लेकिन कूपर और उसके पैराशूट का कोई पता नहीं चलता। कुछ ही दिन में डैन कूपर DB कूपर के नाम से पूरी मीडिया में छा जाता है। होता ये है कि जब फ्लाइट लैंड हुई थी तो मीडिया वाले इस मामले को कवर करने के लिए वहां पहुंच गए। एक अधिकारी ने कॉल पे हाईजैकर का नाम डैन कूपर बताया, जिसे गलती से एक रिपोर्टर ने DB कूपर सुन लिया और उसने DB कूपर के नाम से ही रिपोर्ट निकाल दी, जिसे अन्य न्यूज वालों ने भी DB कूपर नाम से ही कवर किया और ये नाम आग की तरफ फैल गया और उसके बाद से डैन कूपर DB कूपर बन गया। हर जगह हाईजैकर को DB कूपर के नाम से बुलाया जाने लगा। इसके बाद जांच आगे चलती है और कूपर के भागने के तरीके से FBI को लगता है कि कूपर ने किसी पैराग्लाइडिंग स्कूल से ट्रेनिंग ली होगी, इसलिए सभी ट्रेनिंग स्कूलों में पूछताछ की जाती है और बहुत से पैराट्रूपर्स के रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं, लेकिन वे फिर से सफल नहीं हो पाते हैं। बहुत सी छानबीन के बाद भी जब कूपर का कुछ पता नहीं चला तो लोग मानने लगे कि लैंडिंग के दौरान कूपर की मौत हो गई होगी, पर मौत का भी कोई प्रमाण नहीं मिल सका। साथ ही साथ उस हाईजैकिंग के कुछ दिन बाद ही सेम तरीके से कई फ्लाइट्स की हाईजैकिंग होती है, जिसमें हाईजैकर जंप करने के बाद जिंदा बच जाता है। ऐसा ही एक हाईजैकर था जिसका नाम था रिचर्ड मैकॉय, जिसने सेम DB कूपर की तरह ही एक बोइंग 727 को हाईजैक किया और रैंसम मनी को लेके कूद गया और जिंदा बच गया, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। तो इससे ये क्लियर नहीं हुआ कि वो जंप के बाद मर गया होगा। अब जितना मिस्टीरियस ये हाईजैक था, उससे भी मिस्टीरियस और थ्रिलर से भरा इसका इन्वेस्टिगेशन था। फ्लाइट के लैंड होने के बाद FBI जांच स्टार्ट करती है। FBI को प्लेन से 66 फिंगरप्रिंट्स के अलावा कूपर का एक ब्लैक टाई पिन और 2 पैराशूट और कुछ सिगरेट के बट्स और 2 हेयर सैंपल्स मिलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उसने 4 पैराशूट क्यों मांगे थे, तो इसके पीछे भी DB कूपर का दिमाग था। उसने सोचा कि अगर एक पैराशूट मांगेगा तो हो सकता है कि वो डिफेक्टेड पैराशूट दे दे, लेकिन 4 मांगेगा तो सिक्योरिटी एजेंसी को लगेगा कि वो क्रू मेंबर और पायलट्स के साथ कूदने वाला है, इसलिए वो डिफेक्टेड पैराशूट नहीं देंगे। अब फ्लाइट में मौजूद आई विटनेस से पूछताछ शुरू होती है। आई विटनेस के बताने पे
FBI स्केच आर्टिस्ट बुलाती है और डीबी कूपर का स्केच बनाया जाता है। पहला स्केच ये होता है, जिसे देखने के बाद फ्लाइट अटेंडेंट बोलती है कि ये एग्जैक्ट मैच नहीं है। उसके बाद दूसरा और फिर फाइनल तीसरा स्केच बनाया जाता है। इसके बाद पोर्टलैंड पुलिस और FBI सोचते हैं कि हो सकता है उसने इसी नाम से पहले भी कोई क्राइम किया हो, जिसके बाद लोकल पुलिस और FBI जांच में जुट जाते हैं और तभी पोर्टलैंड पुलिस को डीबी कूपर नाम का एक अपराधी हाथ लगता है जो पहले भी छोटे मोटे क्राइम कर चुका था, लेकिन उसे तुरंत ही सस्पेक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है क्योंकि जो हाईजैकर था उसका रियल नाम डैन कूपर था, ना कि डीबी कूपर। इसलिए अब डैन कूपर नाम से खोज चालू होती है, लेकिन पुलिस को डैन कूपर नाम का कोई भी क्रिमिनल नहीं मिलता है और ना ही इस नाम की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री मिलती है। अब फ्लाइट के पाथ और वेदर कंडीशन के हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाता है कि अगर कूपर जंप किया होगा तो कहाँ गिरा होगा। इसके बाद 6 दिसंबर 1971 को FBI के डायरेक्टर जे हुवर ने फ्लाइट 305 के फ्लाइट पाथ को पता लगाने और फोटोग्राफ लेने के लिए एयरफोर्स के SR-71 ब्लैकबर्ड के उपयोग को मंजूरी दे देते हैं। SR-71 ने फ्लाइट 305 के फ्लाइट पाथ का पता लगाने के लिए 5 उड़ानें भरी, लेकिन पुअर विजिबिलिटी के कारण फोटोग्राफी के प्रयास असफल रहे। अब FBI एक प्रैक्टिकल करती है और एक ही फ्लाइट कॉन्फ़िगरेशन में हाईजैक में इस्तेमाल किए गए एक ही विमान को उड़ाते हुए FBI एजेंटों ने 91 kg के स्लेज को खुले एयर स्टेयर से बाहर धकेल दिया और उस स्लेज को लोकेट करने की कोशिश की ताकि उन्हें पता चल सके कि वो कहाँ गिरा था। ये स्लेज माउंट सेंट हेलेंस के सदर्न मोस्ट आउटरीच के हिस्से में लेक मर्विन के पास गिरता है। उस एरिया में खोज होती है, लेकिन ना तो कूपर मिलता है, ना पैसे मिलते हैं और ना ही उसका कोई सामान मिलता है। आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। पुलिस वाले डोर टू डोर जाके भी देखते हैं, लेकिन कूपर का कहीं भी पता नहीं चलता है। अब FBI ओरेगन आर्मी नेशनल गार्ड की हेल्प लेती है और उस पूरे फ्लाइट पाथ में सर्च ऑपरेशन चलाती है, जिसमें उन्हें कुछ टूटे हुए पेड़ों की टहनियाँ मिलती हैं, प्लास्टिक के सामान और पैराशूट के कैनोपी भी मिलते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें उस हाईजैकिंग से रिलेटेड नहीं थी। ये जांच होते होते 1 मंथ बीत जाता है और FBI के हाथ कुछ नहीं लगता, जिसके बाद FBI डीबी कूपर को दिए हुए रैंसम मनी के सीरियल नंबर को पब्लिक कर देती है और सारे कसिनो, पब्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बोलती है कि अगर इन सीरियल नंबर के नोट्स उनके पास आए तो वो तुरंत FBI को सूचना दें। इसके अलावा आम पब्लिक को ऑफर दिया जाता है कि जो भी इन पैसों के बारे में सबसे पहले बताएगा उसे पाए गए पैसों का 15% दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी FBI के हाथ कुछ नहीं लगता। इस पूरे जांच में कई अजीब चीज़ें होती हैं जिसे सुन के आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। उन्हीं में एक किस्सा था एक मीडिया रिपोर्टर की गलती का। एक बार होता ये है कि 2 लोग एक न्यूज़ रिपोर्टर कार्ल फ्लेमिंग से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनके पास डीबी कूपर सीरियल नंबर वाले पैसे हैं और उनमें से एक डीबी कूपर है। साथ ही साथ वो न्यूज़ रिपोर्टर को ये भी कहते हैं कि अगर वो उन्हें $30,000 देगा तो वो उसे इंटरव्यू देने को तैयार है। प्रूफ के तौर पे वो रिपोर्टर को डीबी कूपर वाले रुपए दिखाते हैं, जिसके बाद रिपोर्टर उन्हें पैसे दे देता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो रुपए तो नकली थे जिसे प्रिंटर से प्रिंट किया गया था और वो दोनों एक फ्रॉड थे, ना कि डीबी कूपर। बाद में हुए इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि FBI जो लैंडिंग जोन मान के चल रही थी वो गलत था। कैप्टन स्कॉट जो कूपर की एल्टीट्यूड और 180 किलोमीटर पर आवर की डिमांड्स के कारण विमान को मैनुअली उड़ा रहे थे, उन्होंने बताया कि उनका फ्लाइंग पाथ शुरू में सोचे गए पाथ से फार ईस्ट की तरफ था। साथ ही एक और चौंकाने वाली जानकारी FBI के हाथ लगी जिसने पूरे इन्वेस्टिगेशन को बदल दिया। कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस के पायलट टॉम बोहन
जो फ्लाइट 305 से 4 मिनट पीछे उड़ रहे थे, उन्होंने संकेत दिया कि एफबीआई के ड्रॉप जोन कैलकुलेशन में हवा की दिशा लगभग 80 डिग्री से गलत थी। जो एक्चुअल ड्रॉप जोन था वो ओरिजिनल अनुमान के साउथ ईस्ट में वसुगल रिवर, जो वाशिंगटन में है, उसके ड्रेनेज एरिया की तरफ था। अब उस एरिया में सर्च स्टार्ट हुआ, लेकिन वहां से भी एफबीआई को निराशा ही हाथ लगी। एक थ्योरी ये भी आई कि 1980 में माउंट हेलन में जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ उसमें सारे प्रूफ चल गए। 10 फरवरी 1980 को 8 वर्षीय ब्रायन इंग्रम अपने परिवार के साथ कोलंबिया नदी पर टीना बार नामक एक तट पर छुट्टियां मना रहा था, जो वॉशिंगटन से लगभग 9 मील नीचे की ओर था। अब ब्रायन ने जैसे ही एक कैंप फायर बनाने के लिए मिट्टी को खोदना शुरू किया तो उसे कूपर के रैंसम मनी का 3 बंडल मिल जाता है, जो कि टोटल $5,800 था, जिसमें से 2 बंडल $20 के 100 नोट्स का था और एक में 90 नोट्स थे, और वो उसी ऑर्डर में थे जैसे कूपर को दिया गया था। अब सवाल ये था कि आखिर ये नोट यहाँ कैसे आ गए और कूपर ने इसे यूज क्यों नहीं किया। अब यहाँ टॉम बोहन की बात सही हो गई कि कूपर वसुगल रिवर के पास ही गिरा था, क्योंकि वसुगल रिवर कोलंबिया रिवर की ट्रिब्यूटरी थी और वहीं से बह के ये नोट यहाँ तक आ गए थे। लेकिन सवाल ये था कि आखिर ये बंडल एक साथ कैसे रह गए और बाकी बंडल अलग कैसे हो गए। इसके बाद फिर उस एरिया में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। अब इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में कई सस्पेक्ट से पूछताछ हुई, जिसमें से 3 मुख्य थे, जिसमें से पहला सस्पेक्ट का नाम था एलडी कूपर। एलडी कूपर कोरियन वॉर वेटरन था, जिसे उसकी भतीजी, जिसका नाम मार्ला कूपर था, उसने जुलाई 2011 में सस्पेक्ट के रूप में बताया। जब ये हाईजैकिंग हुई उस टाइम मार्ला 8 साल की थी और इसने अपने अंकल और उनके कुछ दोस्तों को एक सीक्रेट मिशन के बारे में बात करते हुए सुना था। जिस दिन उसने ये बात सुनी उसके अगले ही दिन फ्लाइट 305 हाईजैक हुआ। हाईजैक के अगले दिन एलडी कूपर खून से लथपथ एक शर्ट पहन के आया और जब उससे पूछा गया कि ये कैसे हुआ है तो उसने बताया कि उसकी ऑटो का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसे चोट लग गई है। मार्ला ने ये भी बताया कि एलडी को एक कैनेडियन कॉमिक बहुत पसंद थी और उस कॉमिक का जो मेन हीरो था उसका भी नाम डैन कूपर ही था, बट जब उसका डीएनए टेस्ट हुआ तो वो हाईजैकर से मैच नहीं हुआ और वो सस्पेक्ट लिस्ट से बाहर हो गया। दूसरा सस्पेक्ट रिचर्ड मैकॉय था। मैकॉय भी आर्मी वेटरन था, जिसने वियतनाम में 2 टूर ड्यूटी सर्व की थी। रिचर्ड को प्लेन उड़ाना और स्काई डाइविंग भी आती थी। रिचर्ड ने सेम कूपर की तरह ही 7 अप्रैल 1972 को यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 855, जो बोइंग 727 ही थी, उसे हाईजैक किया। उसने भी $5 लाख और 4 पैरासूट की डिमांड की और कूपर की तरह ही रैंसम मनी को लेके एयरक्राफ्ट के स्टेयर से कूद गया, लेकिन उसे 9 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उसे 45 साल की जेल हो गई। 2 साल बाद वो जेल से भाग भी गया और भागने के 3 महीने बाद उसे वर्जीनिया बीच पर एफबीआई द्वारा शूट आउट में मार दिया गया। जिस एफबीआई एजेंट ने उसे मारा था उसने बाद में बताया कि जब उसने रिचर्ड को गोली मारी तो रिचर्ड ने कहा कि तुम मेरे साथ कूपर को भी मार रहे हो, बट बाद में इसे भी एफबीआई ने सस्पेक्ट लिस्ट से हटा दिया, क्योंकि जब ये हाईजैकिंग हुई थी उस समय मैकॉय लॉस वेगस में था और हाईजैकिंग के एक दिन बाद वो अपने ऊता स्थित घर पर मौजूद था। तीसरा और सबसे मेन सस्पेक्ट था रॉबर्ट रॉकस्ट्रॉ। रॉबर्ट एक रिटायर्ड पायलट था और वियतनाम वॉर के दौरान उसने सेना की हेलीकॉप्टर के चालक दल और अन्य यूनिट्स में सर्व किया था। ईरान में एक अपराध में गिरफ्तार होने के बाद वो फरवरी 1978 में कूपर टास्क फोर्स के ध्यान में आया। कूपर केस के इन्वेस्टिगेटर्स ने पाया कि रॉकस्ट्रॉ कूपर के बनाए हुए स्केच से पूरी तरह मैच करता है। रॉकस्ट्रॉ को भी पैराग्लाइडिंग आती थी और प्लेन के बारे में भी उसे अच्छी जानकारी थी, लेकिन बाद में एफबीआई उसे ये बोलते हुए सस्पेक्ट लिस्ट से हटा देती है
कि इसका कूपर केस से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। 8 सितंबर 2016 को थॉमस जे कोलबर्ट और मार्क जैद ने एक लॉ सूट फाइल किया जिसमें FBI से बोला गया कि वो कूपर केस की फाइल को ओपन करे। साथ ही साथ कोलबर्ट और उसकी टीम ने बताया कि रॉकस्ट्रॉ के पास उस दिन हाईजैक में यूज हुए पैरासूट हैं जिसे उसने कहीं छिपा दिया है, लेकिन FBI ने इस पे ध्यान नहीं दिया। बाद में FBI और CIA पे एलिगेशन लगा कि उन्होंने जानबूझ के रॉकस्ट्रॉ को छोड़ दिया क्योंकि रॉकस्ट्रॉ CIA का अंडरकवर एजेंट भी था और उसे CIA के काफ़ी राज मालूम थे। साथ ही साथ FBI ने बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने उस दिन हाईजैक हुए फ्लाइट से मिले DNA सैंपल्स और फिंगरप्रिंट्स को कहीं गुम करा दिया, जिसकी वजह से बाद में DNA जांच नहीं हो पाई। अब ये उन्होंने जानबूझ के गुम कराया या गलती से हो गया, ये सवालों के घेरे में है। साथ ही साथ 2019 में FBI ने एक रिपोर्ट पब्लिक की जिसमें बताया गया था कि कूपर के जंप करने के ठीक 3 घंटे बाद वॉशिंगटन के हीसन में एक ग्रोसरी शॉप पर लूट हुई, जिसमें जो लुटेरा था उसने बस सर्वाइवल आइटम ही लूटे थे। उसने किसी भी तरह के पैसे या अन्य सामान को हाथ भी नहीं लगाया था और ये लोकेशन कैलकुलेटेड ड्रॉप जोन के अंदर ही आता था। तो आखिर कौन था वो लुटेरा और उसकी जांच क्यों नहीं हुई, या जांच हुई तो क्या FBI CIA ने कुछ ऐसा पाया जिस पे पर्दा डाल दिया गया? ये मामला भी सवाल के घेरे में आता है। FBI ने इस पूरी जांच को 2016 में बंद कर दिया और ये USA हिस्ट्री का एकमात्र अनसॉल्व्ड केस है जो आज तक मिस्ट्री बना हुआ है। इस केस में बहुत से सस्पेक्ट की जांच हुई और सब के सब कूपर की तरह ही लगते थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसा टर्न आता था जिससे वो सस्पेक्ट लिस्ट से बाहर हो जाते थे। अगर आपको पूरे इन्वेस्टिगेशन के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम आपके सामने वो डिटेल्ड वीडियो लेकर आएंगे। तो आज की इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।